आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम सिर्फ कुछ रटे रटाए तथ्यों पर बात नहीं करने वाले हैं। इसके बजाय हम एक पूरी जीवित प्रणाली को तार्किक रूप से मैप करेंगे। जरा सोचिए, एक छोटे से ग्लेशियर से शुरू होकर एक विशाल डेल्टा और एक बेहद अहम बायो इंडिकेटर आवास तक फैलने वाला ये पूरा इकोसिस्टम कितना अद्भुत है। आज हम इसी जीवन रेखा को उसके सबसे वैज्ञानिक और भौगोलिक नजरिए से डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सफर के रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पंचप्रयाग को डिकोड करना, दूसरा मैदानों का सफर, तीसरा सहायक नदियों का जटिल जाल, चौथा मानव इंजीनियरिंग और डेल्टा, और अंत में एक महत्वपूर्ण बायो इंडिकेटर आवास। हम इस विशाल भौतिक और पारिस्थितिकी प्रवाह को बिल्कुल इसी क्रम में ट्रैक करेंगे, पहाड़ों से लेकर उस जीव तक जो इस पूरी नदी का सबसे बड़ा सच बताता है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, पंचप्रयाग को डिकोड करना। हिमालय की ऊंचाइयों में इस नदी का जन्म बहुत ही ऊर्जावान और प्रचंड तरीके से होता है, और यहीं पर भूगोल का एक बहुत बड़ा भ्रम भी दूर करना जरूरी है। अक्सर ये सवाल आता है कि गोमुख से असल में क्या निकलता है। उद्गम की बात आते ही ज्यादातर लोग गोमुख ट्रैप में फंस जाते हैं। लगता है कि पानी की मुख्य धारा सीधे गोमुख से ही निकल रही है, लेकिन सच तो ये है कि गोमुख से जो बहुत ही तेज गति वाली धारा निकलती है ना, वो भागीरथी है। इस पूरे सिस्टम का जो मुख्य चौड़ा हाईवे है, उसका नाम अलकनंदा है, जो सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा सिस्टम को असल में समझने के लिए अलकनंदा के रास्ते को ट्रैक करना होता है। अब इस मुख्य अलकनंदा हाईवे में कई दूसरी तेज नदियां आकर टकराती हैं। ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में ग्लेशियर की बर्फ, बड़ी बड़ी चट्टानें और गाद लाती हैं। पहाड़ों के बीच होने वाले इन प्रचंड टकरावों को प्रयाग कहा जाता है। ऐसे 5 प्रमुख संगम हैं, और इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखना सच में एक सिरदर्द लग सकता है। लेकिन इस क्लासिक निमोनिक से ये पहेली हमेशा के लिए हल हो जाती है। विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसें। आइए इस क्रम को डिकोड करके देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। विष्णु से विष्णु प्रयाग, जहां धौली गंगा मिलती है। नंद से नंद प्रयाग, जहां नंदाकिनी जुड़ती है। कान यानी कर्ण प्रयाग, जहां पिंडर नदी आती है। रुद्र से रुद्र प्रयाग, जहां केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी का संगम होता है। और अंत में ग्रैंड फिनाले, देव यानी देव प्रयाग। यहीं पर अलकनंदा हाईवे में गोमुख से आने वाली भागीरथी बहुत जोर से आकर टकराती है, और इसी संगम के बाद इस विशाल संयुक्त धारा को पहली बार आधिकारिक तौर पर गंगा का नाम मिलता है। देवप्रयाग में गंगा बनने के बाद ये एक अत्यंत विशाल यात्रा पर निकलती है, 2525 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन रेखा है जो उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को आकार देती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मैदानों का सफर। पहाड़ों से उतरने वाली ये आक्रामक नदी हमेशा ऐसी ही नहीं रहती। ढलान खत्म होते ही इसका चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। हरिद्वार वो जगह है जहां ये संकरी घाटियों को छोड़कर पहली बार समतल मैदानों में प्रवेश करती है और एक शांत चौड़ी धारा बन जाती है। यहां से ये भारत के कई राज्यों से गुजरती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये केवल 4 राज्यों से बहती है और झारखंड ट्रैप को भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये झारखंड के साहिबगंज जिले की सीमा को भी छूती है। तो सही क्रम हमेशा 5 राज्यों का ही होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस राज्य में प्रवेश और निकास बहुत ही स्पष्ट है। इसे याद रखने के लिए एक B2B ट्रिक बहुत काम आती है। नदी ब से बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, एक बहुत बड़े हिस्से को सींचती है और ब से बलिया जिले से होते हुए बिहार में निकल जाती है। बिजनौर से बलिया बिल्कुल आसान। तीसरा भाग, सहायक नदियों का जटिल जाल। इस 2525 किलोमीटर के सफर में मुख्य धारा अकेली नहीं बहती। इसके दोनों किनारों से एक विशाल नेटवर्क इसमें अपना पानी मिलाता है। चलिए हिमालय की ओर से आने वाली यानी बाएं तट या लेफ्ट बैंक की सहायक नदियों को डिकोड करते हैं। इन 6 प्रमुख नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस मजेदार लाइन को देखिए। रामू गोमती का घाघरा गंडक की कोसी में महान है। इसे डिकोड करें तो क्रम बनता है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और अंत में महान से महानंदा। बिल्कुल सटीक भौगोलिक क्रम। इन्हीं हिमालयी नदियों में से एक है कोसी नदी। नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा और गाद लेकर जब ये बहुत तेज वेग से बिहार के सपाट मैदानों में आती है तो इसकी गति अचानक रुक जाती है। सारा मलबा तलहटी में जमा हो जाता है। इसे प्राकृतिक क्लॉग्ड पाइप या बंद नाली के प्रभाव की तरह समझें।
जब मुख्य रास्ता ही भर जाए तो पीछे से आ रहा पानी अचानक किनारे तोड़कर नया रास्ता बना लेता है, जिससे भीषण बाढ़ आती है। और इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब अगर हम दाएं तट यानी राइट बैंक की नदियों को देखें जो प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं, तो यमुना के अलावा एक नाम बहुत हैरान करता है, वो है सोन नदी। प्रायद्वीपीय पठार की ढलान तो पूर्व या पश्चिम की ओर है, तो ये नदी मध्य प्रदेश से निकलकर सीधे उत्तर की ओर कैसे जा सकती है? क्या पानी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जा सकता है? यहीं पर टेक्टोनिक हलचलें सामान्य भूगोल को मात दे देती हैं। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती तो है, लेकिन ये सामान्य ढलान पर नहीं बहती। लाखों साल पहले जमीन में बनी एक गहरी दरार, जिसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं, वो सोन नदी को पठार काटकर सीधे उत्तर की ओर पटना तक बहने पर मजबूर करती है। ये सामान्य नियमों का एक बहुत ही शानदार अपवाद है। हमारा चौथा भाग है मानव इंजीनियरिंग और डेल्टा। आइए देखते हैं कि कैसे हमारी बनाई हुई विशाल संरचनाएं इस प्राकृतिक प्रणाली के साथ इंटरैक्ट करती हैं। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा मिथक मौजूद है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध अक्सर बिना सोचे समझे कह दिया जाता है कि यह गंगा पर बना है, लेकिन तकनीकी रूप से ये पूरी तरह गलत है। गंगा का नाम तो देवप्रयाग में पड़ता है ना? जबकि टिहरी बांध इस जंक्शन से बहुत ऊपर केवल और केवल भागीरथी नदी पर स्थित है। यह एक बारीक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। जब नदी पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो इसका ढलान लगभग शून्य हो जाता है। ऊपर से लाया गया सारा मलबा रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिससे नदी हुगली और पद्मा इन दो शाखाओं में बढ़ जाती है। हुगली के किनारे कोलकाता बंदरगाह है, जहां गाद जमने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए फरक्का बैराज बनाया गया। ये बैराज मुख्य धारा से पानी को कृत्रिम रूप से हुगली की ओर डाइवर्ट करता है, जो एक विशाल फ्लश की तरह काम करके गाद को साफ करता है, ताकि समुद्री व्यापार चलता रहे। और अब हम आते हैं अपने पांचवें और सबसे अहम भाग पर, एक महत्वपूर्ण बायो इंडिकेटर आवास। जब ये सारी गाद और पानी अंततः समुद्र में गिरता है तो निर्माण होता है विशाल सुंदरबन का। यहीं से हमारा यह विश्लेषण एक भौतिक यात्रा से निकलकर पूरी तरह से एक जीवित इकोसिस्टम में प्रवेश कर जाता है। ये नदी केवल पानी का बहाव नहीं है। साल 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसका डेल्टा, मैंग्रोव और रॉयल बंगाल टाइगर जैसी अद्भुत जैव विविधता का घर है। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे बड़ा सच एक ऐसा जीव बताता है जो इस मटमैले पानी का शीर्ष निवासी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी गंगा डॉल्फिन, जो शिकार के लिए इको लोकेशन का उपयोग करती है। विज्ञान की भाषा में ये डॉल्फिन एक बायो इंडिकेटर है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जीव केवल और केवल अत्यंत शुद्ध, प्रदूषण मुक्त मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है। इसे पानी की गुणवत्ता मापने का प्रकृति का अपना तरीका समझ लीजिए। तो सबसे अहम बात यह है कि ये डॉल्फिन एक जीवित लिटमस टेस्ट की तरह है। अगर किसी इलाके में डॉल्फिन मौजूद है तो समझ जाइए कि वो इकोसिस्टम पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित है। लेकिन अगर डॉल्फिन वहां से गायब हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि वो नदी तकनीकी रूप से मर रही है और प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक हो चुका है। पहाड़ों के प्रचंड उद्गम से लेकर विशाल मैदानों और डेल्टा तक हमने इस पूरी प्रणाली के विज्ञान को समझा। लेकिन एक स्वस्थ नदी सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं है, यह एक जीता जागता जीवन है। तो अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। जब पानी की शुद्धता का प्रमाण देने वाले ये प्राकृतिक बायो इंडिकेटर ही गायब हो जाएंगे तो इस मरते हुए इकोसिस्टम पर निर्भर उन लाखों करोड़ों लोगों और जीवों के भविष्य का क्या होगा? इसी विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से समझने के लिए आपका धन्यवाद।